हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हम एटम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने परमाणु और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ रहे थे और उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की भी देख लिया है। आज हम जो परमाणु है उसके बारे में और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। चलो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है उसके बारे में। इसमें देखो आप कि ये जो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है ये सन 1898 ईस्वी में ये जो जे थॉमसन है उन्होंने प्रस्तावित किया था। इन्होंने बताया कि परमाणु एक समान विशिष्ट आवेशित गोला होता है। इसकी जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है और इसमें क्या है कि धनावेश है वो समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार स्थित होते हैं कि जिससे इसका जो स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था होती है। इसमें इस मॉडल को क्या है कि विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया गया है कि इस मॉडल में परमाणु में जो धनायन है वो क्या है कि पुडिंग अथवा तरबूज के समान होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रमशः क्या है कि प्लम अथवा बीज की तरह व्यवस्थित होते हैं। इस मॉडल में एक जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो यह है कि इसमें जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना जाता है। यानी कि जो सारा परमाणु है उस परमाणु के अंदर सारा द्रव्यमान है वो समान रूप से प्रेजेंट है। इसके अंदर इस मॉडल में बताया है कि परमाणु का जो विद्युत उदासीनता को स्पष्ट किया था, किंतु यह भविष्य में प्रयोगों में यानी कि परिणाम के संगत नहीं हुआ। इसलिए इसके में बताया गया है कि थॉमसन सन 1906 में भौतिकी में गैसों को विद्युत चालकता का सिद्धांत या प्रयोगात्मक जांच के दिए गए, जिसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसमें आप देखो कि ये डायग्राम है, इसमें बता रखा है कि एक तरफ तो क्या है कि धनायन है, धनायन गोला है और इसमें बीच बीच में क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें फिर आगे देखा कि मिलिकन ने यानी कि जो अल्फ़ा कण है वो हीलियम गैस प्रदान करते हैं, अल्फ़ा कण है वो, और जो बीटा किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉन के समान क्या होती हैं कि ऋणावेशित होती हैं। इनके कण है वो ऋणावेश के होते हैं और अल्फ़ा कण है वो एक्स किरणों के समान क्या है कि उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं, जिसमें प्रकृति क्या होती है इनकी उदासीन होती है यानी न्यूट्रल, जिनका कोई भी कण है वो नहीं होता है। भेदन क्षमता अगर हम देखें तो सबसे कम है वो अल्फ़ा कणों की होती है, इसके बाद में बीटा किरणें और इसके बाद में क्या होता है कि अल्फ़ा कण है इनसे क्या होता है बीटा किरणें 100 गुना अधिक होती हैं और सबसे अधिक अगर देखें तो गामा किरणें हैं, इनमें अल्फ़ा कणों की जो 1000 गुना अधिक होती है। यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा देखें तो अल्फ़ा की सबसे कम, बीटा की थोड़ी और ज़्यादा और गामा की और ज़्यादा होती है, इतना अधिक होता है इनका। फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है इसका हम देखेंगे अभी। इसमें बताया कि रदरफोर्ड और इसके जो विद्यार्थी थे यानी कि गैस यानी कि गीगर और अर्नेस्ट मोर्स्टेन, इसमें बहुत पतली होती है यानी कि पतली रिंग जैसी होती है यानी पतली पन्नी होती है। इसमें जो अल्फ़ा कण है अल्फ़ा कण होते हैं वो बोछार की यानी रदरफोर्ड में प्रसिद्ध अल्फ़ा कण है वो प्रकीर्णन प्रयोग में चित्र में दिखाया गया है। आप देखिए इसमें बताया है कि सोने की जो पतली प्लेट है यानी कि 100 नैनोमीटर मोटाई की, और इसे लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत के रूप में उच्च ऊर्जा वाले अल्फ़ा कण है उसको भेज दिया गया है। इस पतली पन्नी में घेरते हुए प्रतिदीप्त होती है ये। इसमें देखो आप डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो इसमें कि क्या होता है कि एक साइड में तो क्या है कि अल्फ़ा कण है, ठीक है, बीच में क्या है लेड प्लेट है ये वाली, और इसके बाद में ये क्या है ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। इसके बीच में क्या है यानी कि सोने की पतली पन्नी है, इसके थ्रू ये हमें जो कण है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इसका रदरफोर्ड का जो है प्रकीर्णन प्रयोग है वो देख रहे हैं हम इसमें।
फिर इसमें और देखो आप आगे कि इसमें क्या क्या देखा इन्होंने कि कुछ देखा है, उसको हिसाब से आप देखो। इसमें बताया है कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो सोने की पत्ती से विशिष्ट विक्षेपित हुए निकल जाते हैं, यानी कि विक्षेपित नहीं होंगे पर ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर इसमें बताया सेकंड में क्या बताया है कि बहुत कम अल्फा कण है वो छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। थर्ड में बताया है कि बहुत ही थोड़े कण हैं जो कि 20,000 में से कोई एक पीछे की ओर लौटते हैं, अर्थात लगभग 180 डिग्री के कोण में क्या होता है कि उनका विक्षेपण होता है। इन विक्षेपणों यानी कि प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना है उसके बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। यानी कि इनके निष्कर्ष क्या क्या थे आप देखो। इसमें फर्स्ट इन्होंने बताया है कि जो परमाणु के अंदर है अधिकांश समान होते हैं और स्थिर होते हैं, क्योंकि ये जो अधिकांश अल्फा कण है वो सोने की पन्नी से क्या होते हैं, इसको पार कर जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं उससे डायरेक्ट। और कुछ में क्या होता है कि धनावेशित अल्फा कण है वो विक्षेपित होती हैं, और यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है इसमें ये जो पता चला कि थॉमसन ने के विचार से विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बंटा हुआ होता है, यानी कि उन्होंने पहले फिक्स बताया नहीं, लेकिन इसके अंदर धनावेश भी प्रेजेंट होता है। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, जिससे कि धनावेश अल्फा कण का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ हो। फिर इसने थर्ड के अंदर बताया कि रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के कुल आयतन का क्या होता है कि तुलना में अत्यंत कम, यानी कि नगण्य होता है। और इसके अंदर इसकी जो परमाणु की जो त्रिज्या है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, और इसके नाभिक की जो त्रिज्या है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसके आकार के अंदर अंतर का जो अंदाज है वो इस बारे में बताया जा रहा है कि नाभिक के में जो क्या क्रिकेट का जो गेंद होती है इसके समान माना जाता है, जितना माना जाता है, और ये परमाणु की त्रिज्या के क्या होता है लगभग 5 किलोमीटर होती है। इसमें आप इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि जो अल्फा कण है इसका पुंज है, और इधर सोने की जो पतली प्लेट है, ठीक है, इधर से निकल रही है विक्षेपित जो अल्फा कण है वो दिखाई दे रहे हैं, और विक्षेपण से क्या हुआ कि ये अल्फा कण है ये कुछ निकल रहे हैं, और विक्षेपित अल्फा कण यानी इनका कोई एक डायरेक्शन ना हो कि ये क्या होता है कि कभी ऊपर नीचे जहाँ भी है ये निकल रहे हैं इसके अंदर। इसमें आगे बताया कि उपरोक्त ये जो प्रेक्षण किए इनसे के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के जो नाभिक है उसका मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि परमाणु का धनावेश है वो अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, यानी कि नाभिक वाला पार्ट बताया इसने इसके अंदर, यानी कि अल्प पार्ट है वो नाभिक हो गया। फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चिन्ह यानी कि जो एक कक्षा होती है उसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उनको कक्षा कहा जाता है। ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं। यह रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसको सौरमंडल से मिलता जुलता बताया गया है। इसमें सूर्य नाभिक के समान होता है, जैसे ग्रह गतिमान और इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। फिर थर्ड बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में क्या होता है आकर्षण से स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि परमाणु संख्या अथवा द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या इसको किस द्वारा शो किया गया है जड़ के समान से, यानी कि परमाणु संख्या है उसको जड़ के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इस जड़ में क्या होता है परमाणु संख्या, इसका फॉर्मूला होगा। इसमें बताया गया है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अगर उदासीन है तब तो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान है, वरना प्रोटॉन की संख्या से बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि नाभिक का जो धनावेश है यानी कि धनावेशित जबकि प्रोटॉन के कारण होता है, यानी कि धनावेश है वो प्रोटॉन के कारण होगा, और इसके अंदर जो
प्रोटॉन है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉनों तथा कुछ अन्य उदासीन कणों, जिसमें हम प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या है, बराबर होता है। इस कारण यह उदासीन कण होता है, यानी कि प्रोटॉन के बराबर होता है। आपको पता है कि उदासीन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसके कारण भी भार होता है। इसके कारण इस न्यूट्रॉन को n से डिनोट करेंगे। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों के जो न्यूक्लियॉन्स, यानी कि इनके जो न्यूट्रॉन है इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और न्यूक्लियॉनों की जो कुल संख्या है ये परमाणु की द्रव्यमान संख्या, यानी कि A से डिनोट करते हैं इसको, यानी कि द्रव्यमान संख्या होगी A। अब आप पूछे कि द्रव्यमान संख्या A का मान क्या होगा, तो आप देखो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या यानी कि Z प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है N होती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके निकालेंगे तो इससे द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। इससे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी समस्थानिक और समभारिक के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके नाम के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। तो आप देखो समस्थानिक यानी कि स्थान जो होगा वो तो समान होगा, समभारिक जो वेट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। चलो हम पढ़ते हैं इसे। किसी भी परमाणु में संगठन की जो तत्व के प्रतीक यानी कि X द्वारा दर्शाया जाता है, इसमें जो बाईं ओर एक पूर्वलग्न लिखा जाता है जो परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या को डिनोट करेंगे, A से डिनोट कर रहे हैं। बाईं ओर ही जो अनुलग्न है के रूप में परमाणु संख्या यानी कि Z, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या को तो A से डिनोट कर दिया और जो परमाणु संख्या है उसको Z के द्वारा लिखा गया है। और इसका अर्थात इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि समभारिक बताया आपको, यानी कि ZXA। Z तो क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक हो गया, X जो बताया है, और A है जो इसका परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या हो गई। इसे समभारिक बोल दिया है। समभारिक समान द्रव्यमान संख्या परंतु विभिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होंगे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या बताया है, द्रव्यमान संख्या तो आप नाम से ही डिनोट कर लो चाहे आप। समभारिक है यानी कि भार अगर समान है यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन ये जो परमाणु संख्या है वो क्या होगी, भिन्न। यानी कि आपको नाम के हिसाब से क्या याद रखोगे, जो समभारिक है यानी कि भार तो इसके अंदर क्या हुआ कि सेम हो रखा है, और जो इसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या होंगी कि भिन्न भिन्न होंगी इसके अंदर। ये समभारिक आपको आई थिंक समझ में आ गया हो गया, याद होगा कि नाम से समभारिक यानी कि भार तो समान और जो इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी कि संख्या है वो अलग अलग होंगी। फिर अब नेक्स्ट था समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में क्या बताया है कि वह परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या तो क्या होगी, समान होगी, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। ये इसके नाम से ही देखो, इसको भी याद रखो आप, समभारिक। समभारिक में क्या बताया कि द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, भिन्न होगी, और समस्थानिक में बताया ये आपको। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या तो भिन्न हो गई और जो भार है यानी कि परमाणु संख्या है वो समान है। यानी कि आप नाम से देखो दोनों, समभारिक में तो क्या था कि भार समान है, और समस्थानिक में क्या है कि इनमें जो स्थान है यानी कि परमाणु क्रमांक दिखाए यानी संख्या जो है यानी कि Z का मान क्या होगा इसके अंदर, सेम हो गया, यानी ये संख्या समान होंगी। फिर इसमें बताया गया है कि समस्थानिक में अंतर का कारण है वो नाभिक में उपस्थिति भिन्न भिन्न जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या से होता है। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु से होता है, इसके अंदर 99.985% क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु हैं, जो केवल एक प्रोटॉन होता है जिसे प्रोटियम कहते हैं, यानी कि 1H1। शेष जो हाइड्रोजन परमाणु में जो दो समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, एक तो ड्यूटेरियम होता है और जिसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एक हैं। और जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम में क्या होगा कि प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन न्यूट्रॉन है वो दो है, इसलिए इसको ट्राइटियम बोल दिया। ट्राइटियम क्या है कि पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है, यानी कम मात्रा में पाया जाता है। समस्थानिक के कुछ अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे कि कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसके अलावा 6, 7 अथवा 8 न्यूट्रॉन
होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 6, 7, 8, ये अलग अलग हो रही हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जैसे क्लोरीन परमाणु है, इसमें क्या हो गया कि 17 तो प्रोटॉन है अथवा 18 या 20 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि 17 क्लोरीन 35 भी शो कर सकते हैं, या फिर 17 क्लोरीन 37 शो कर दिया। तो परमाणु की संख्या तो इन दोनों में क्या है, समान है, यानी कि 17 17 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हुई, इसमें अलग अलग हो गई। ठीक है, यानी कि 17 या फिर 18 बढ़ रही हैं ये वाली। समस्थानिकों में के विषय में जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि परमाणु में जो रासायनिक गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि अगर आपको याद रखना हो कि रासायनिक गुण है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। नाभिक में जो रासायनिक गुणों में न्यूट्रॉन की संख्या है उसका अथवा बहुत कम होता है, यानी कि इसका असर इतना नहीं होता है, प्रभाव कम पड़ता है इसका न्यूट्रॉन का रासायनिक अभिक्रिया में, जो सभी समस्थानिक रूप से एक ही व्यवहार करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसे, जैसे 35 ब्रोमीन 80, यानी कि इसमें परमाणु की संख्या तो 35 है और ब्रोमीन है और ऊपर 80 है, ये है ए का मान, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो है। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करना है हमें। यहाँ पे हम देखेंगे जो 35 Br 80 है, इसके अंदर जेड का मान कितना है, 35 ही है, 35, और ए जो दे रखी है वो है 80। ठीक है, स्पीसीज है जो कि उदासीन है। प्रोटॉन की जो संख्या है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जेड बराबर 35, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों के अंदर क्या हो रही है, 35 ही आ रही है। और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 80 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो इसमें कितना आया, 45 है, यानी कि इसके अंदर 45 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। आई थिंक ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए आप, इसमें बताया गया कि किसी स्पीसीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो क्रमशः कितनी है, 18, 16 और 16 है। इसमें प्रयुक्त प्रतीक लिखना है हमें। इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए आप, जो परमाणु संख्या है यानी कि प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी होगी, 16, और तत्व यानी कि सल्फर है, सल्फर बता दिए, इसमें 16 नंबर पे सल्फर ही आता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या देखें तो कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन तो इसमें क्या है 16 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी 16, यानी कि इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान है वो 32 होगा। यह स्पीसीज है वो क्या है, उदासीन है, नहीं ये उदासीन नहीं है क्योंकि इसके जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। यहाँ पे यह एक ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर। इसके आवेश इलेक्ट्रॉनों के जो अधिकांश आधिक्य के बराबर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए तो नेगेटिव चार्ज हो गया और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कम है, तो 18 - 16 किया यानी कि 2। इसका प्रतीक क्या होगा, आप देखो 16s 32 तो हो ही गया, ऊपर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज है तो 2 माइनस हो गया। ठीक है, फिर इसमें नोट के थ्रू क्या बताया गया है कि ZXA संकेत का प्रयोग करने के पहले यह पता कर लें कि स्पीसीज उदासीन परमाणु में अथवा धनावेशित या ऋणावेशित है। यदि यह उदासीन परमाणु है तो इस समीकरण में हम देखेंगे कि इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन परमाणुओं की संख्या होती है। यदि स्पीसीज में एक आयन है तो यह निर्धारित कीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, अधिक होती है या कम होती है। ये कैटायन यानी कि धनायन है और कम है, और जो एनायन है यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा A - Z दी गई है हमें। यहाँ स्पीसीज उदासीन है अथवा आयन है। अब हमने जो रदरफोर्ड मॉडल तो पढ़ लिया था, लेकिन इस मॉडल की कुछ दोष भी हैं, उनको देखते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है ये सौरमंडल का एक छोटा रूप था, जिसमें नाभिक को भारी सूर्य की तरह और इलेक्ट्रॉनों के जो हल्के ग्रहों की तरह क्या हुआ है सोचा गया था। लेकिन जब सोडियम पर चिरसम्मत यानी कि यांत्रिकी का लागू किया तो देखा कि
इसके अंदर क्या हो रहा है, पता चलता है कि जो सूर्य के चारों ओर क्या है, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और ग्रहों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल है यानी G × M1 M2/R2 इसके द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि M1 बराबर M2 द्रव्यमान है, ये R और उन द्रव्यमानों के बीच में जो दूरी है, और ये जो G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, इस सिद्धांत में नहीं है कि कक्षाओं के अंदर सही सही इसकी क्या होगी कि गणना नहीं हो पा रही है, इसका प्रायोगिक मापन का मेल नहीं खा रहा है इसके अंदर। फिर इसने और कुछ बताया कि सौरमंडल के अंदर ये जो सौरमंडल और जो नाभिक के मॉडल है, इसके अंदर समानता से यह सुझाव दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके अतिरिक्त प्रोटॉन और नाभिक के बीच कूलॉम बल यानी कि K/Q1 Q2/R2 होता है। यहाँ Q1 और Q2 क्या है, आवेश हैं, और R इन आवेशों के मध्य की क्या है, दूरी है, और K है वो अनुपातिकता स्थिरांक है। कूलॉम कल बल है वो गतिकीय, गणितीय और गुरुत्वीय बल के समान होता है। फिर इन्होंने इसके अंदर और देखा, जैसे कि इसके अंदर क्या है कि त्वरित आवेश भी पाए जाते हैं इसके अंदर और ऐसे करके कुछ बताया इसके अंदर। अब आप आगे देखो कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इसके द्वारा क्या हुआ, ये एक गंभीर दोष भी पाया गया है कि ये परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है उसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है इसका। अर्थात इसमें जो पता चलता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि बोहर के जो परमाणु मॉडल है उसके विकास की पृष्ठभूमि। इन्होंने क्या किया कि जो आवेश मॉडल है इसके विकास में दो बिंदुओं की जो अहम भूमिका है वो बताई है। इसमें फर्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनके द्वैत व्यवहार होता है, जिससे इसका जो अर्थ यह है कि विकिरण तरंग अथवा कण दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करती है, यानी कि ये तरंग रूप में भी है और कण रूप में भी है। सेकंड है कि जो परमाणु स्पेक्ट्रम में संबंधित प्रायोगिक परिणाम, यानी कि पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार की चर्चा करते हैं, इसके बाद में परमाणु स्पेक्ट्रम में जो प्रायोगिक परिणाम है उनकी चर्चा खंड करते हैं के बारे में जानेंगे। ये जो नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसकी प्रकृति के बारे में अगर हम देखें तो आप देखो कि ये जो आवेशित कण हैं इनको त्वरित किया जाता है तो एकांतर के अंदर ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तब ये क्षेत्र है वो विद्युत एवं चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होते हैं, संचरित होते हैं, जिसमें ये जो विद्युत और चुंबकीय तरंग है अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कहेंगे इनको। फिर इसके अंदर बताया है कि प्रकाश के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग, इस डायग्राम के थ्रू अगर आप देखो तो देखो आप कि चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर बीच में ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसमें देखो आप चुंबकीय क्षेत्र है, और जो रेड कलर की है ये विद्युत क्षेत्र के घटक हैं, और ये संचरण की जो दिशा है वो डायरेक्ट आपको देख ही रहे हो इसके अंदर ये चल रही हैं, यानी कि विद्युत गुण भी आ रहा है और चुंबकीय गुण भी आ रहा है, यानी कि प्रकाश भी विकिरण की तरह एक रूप में जिसकी जानकारी वर्षों पूर्व से है, यानी काफ़ी पुराने टाइम से है। इसकी प्रकृति के बारे में समझने के लिए कोशिश की गई और इसमें बताया है कि पहली बार जो मैक्सवेल है उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगें हैं ये दोलायमान, यानी कि विद्युत अथवा चुंबकीय व्यवहार संबंधित होते हैं, यानी कि विद्युतीय भी होंगे और चुंबकीय भी होंगे, जो आपको डायग्राम 2.6 में दिखाई रखा है। और यद्यपि ये जो विद्युत और चुंबकीय तरंग है ये गति की प्रकृति है वो जटिल होती है, सक्रिय यहाँ कुछ सामान्य गुणों में विचरण करेंगे। जैसे इनके अगर हम गुण देखें तो आप देखो फर्स्ट है कि दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। इन दोनों के अंदर क्या होगा कि जो तरंग के जो संचरण है वो दिशा के भी क्या होगा, लंबवत होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में एक सरल और रूप से 2.6 में दिखाया गया है। सेकंड है वो जो ध्वनि है अथवा जल है वो रंगों के विपरीत
विद्युत और चुंबकीय तरंगों की दिशा में माध्य में आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी क्या करता है, गतिमान होता है, यानी कि इनके अंदर हमको विद्युत या चुंबकीय बल नहीं देना होगा, ये निर्वात में भी गतिमान होता है। फिर थर्ड पॉइंट है, ये देखो आप, अब यह तथ्य अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था कि जो विद्युत और चुंबकीय विकिरण है वो कई प्रकार की होती हैं, जिसके तरंगदैर्ध्य या फिर आवृत्ति एक दूसरे के से क्या होती है, भिन्न होती हैं। ये एक साथ क्या है, मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसे 2.7 में बताया है। स्पेक्ट्रम में जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रेडियो आवृत्ति है, वो क्षेत्र यानी कि 10⁻6 हर्ट्ज के लगभग, जिसका उपयोग है वो प्रसारण के में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग है, वो क्षेत्र है वो 10⁻2 हर्ट्ज के लगभग, जिसका अनुप्रयोग स्टार के रूप में किया जाता है। इसमें आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, आप इनको देखो। इसमें बताया है कि जो इंफ्रारेड की यानी कि 10⁻13 हर्ट्ज में लगभग, इसका क्या हो रहा है कि उपयोग गर्म करने में किया जाता है। तथा पैरा बैंगनी है, उसके क्षेत्र है वो 10⁻16 हर्ट्ज के लगभग है, जो सूर्य का विशिष्ट का एक त्वरण होता है, लगभग 10⁻15 हर्ट्ज है। ये थोड़े से क्षेत्र में साधारण के रूप से दृश्य प्रकाश कहते हैं इसके अंदर। इसमें आगे कुछ पॉइंट्स और देखें, आप इनको पढ़ो, शायद आपका क्लियर हो जाएगा। आज जो पढ़ाया आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ो, और अगर किसी को कोई कंफ्यूज हो तो आप पूछ लेना। और अब तक जो भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से ध्यान में रखो, और आगे हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसके लिए आप तैयार हों। थैंक यू।